बैठिए बैठिए, सब बैठिए। ओके, हाँ तो बताइए, नॉन फाइनाइट वर्ब या कंजंक्शन? यस एवरीवन, नॉन फाइनाइट सर। एग्रीड एवरीवन? यस सर, नॉन फाइनाइट। ओके, नॉन फाइनाइट, ठीक है। चलिए, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसको वो लोग बेहतर समझेंगे जिनको ये पता है व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। ओके, इसको मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? द फर्स्ट थिंग इज every finite verb has its own subject. Number one. Number two, every finite verb has its own tense. Every finite verb has its own number. Right? ठीक है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसमें ये तीनों फीचर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ना तो नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई टेंस होता है, ना ही उसका कोई नंबर होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कर देना। और ये आपको थोड़ा सा नॉन फाइनाइट वर्ब देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है। और उसमें नाउन केस या नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब नाम से कोई एक वीडियो होगा, उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं बेसिकली वो थ्री टाइप्स के और थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? इन्फिनिटिव, जीरंट और पार्टिसिपल। ठीक है, तो इन्फिनिटिव जो है फर्दर वो टू कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, या इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू। और एक जो होता है उसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इसी को कह देते हैं इन्फिनिटिव विथ टू। हाँ, ठीक है, तो इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं। टोटल फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं? तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। कई बार बच्चे जो है इन्फिनिटिव को नॉन फिनिटिव कह देते हैं। इन्फिनिटिव को आप नॉन फिनिटिव कहीं पे कभी नहीं कहेंगे, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव ही कहेंगे। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है आप नॉन फाइनाइट वर्ब को नॉन फिनिटिव्स कह सकते हैं, नॉन फिनिटिव्स। ठीक है, द अदर वर्ड फॉर नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉन फिनिटिव। ठीक है, अब जो आपका पार्टिसिपल आगे हम कर देते हैं पार्टिसिपल, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पार्टिसिपल होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, या इसी को कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, एक और होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल,
या इसी का दूसरा नाम है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप। तो वेदर यू से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, इट अमाउंट्स टू सेम। वेदर यू से प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, बोथ आर द सेम थिंग। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको लिखा कैसे जाता है? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो V1 फॉर्म के अंत में ing लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? बोले जो वर्ब होता है, V1 फॉर्म का वर्ब होता है, उसके अंत में ed लगा देते हैं या en लगा देते हैं या t लगा देते हैं, इसीलिए इसको en या ed या t फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है। देन परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे लिखा जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा लिखा जाएगा हैविंग से लिखा जाएगा, हैविंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में कहीं पे हैविंग अकेला लिखा है तो चल जाएगा, लेकिन हैविंग के बाद कोई वर्ब आया है, ठीक है, तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, हाँ सर। ओके। अब इसका थोड़ा सा और कंपेयर हम कर देते हैं आपको। जैसे अगर हम कहें नॉन फाइनाइट वर्ब, एक तो हो गया जीरेंट, एक हो गया इन्फिनिटिव, और एक हो गया पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसके, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो इन्फिनिटिव है बेसिकली वो कैसे लिखा जाता है, 2 प्लस V1 यानी फुल इन्फिनिटिव, या सिर्फ V1 यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट 2, ठीक है। लेकिन जो इन्फिनिटिव है बेसिकली, नॉट ऑलवेज, बेसिकली जनरली इन्फिनिटिव behaves as a noun, ठीक है, ऑलवेज नहीं, जनरली, ठीक है। इन्फिनिटिव बिहेव एज अ नाउन। और जो जीरंड होता है ये कैसे लिखा जाता है, V प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब रहेगा प्लस ing हो जाएगा, तो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। लेकिन ये भी जो है नाउन की तरह बिहेव करता है। जीरंड बिहेव्स एज अ नाउन, ठीक है। तो अब एक सिमिलरिटी देख लीजिए, अगर हम इसको छोड़ देते हैं पार्टिसिपल को, तो चूंकि इन्फिनिटिव भी और जीरंड भी दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। वर्ब होने के बावजूद भी ये दोनों ही कैसे बिहेव करते हैं, नाउन की तरह बिहेव करते हैं। दे बोथ बिहेव एज नाउन, ठीक है। तो अगर कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से आपको नाउन का सेंस देना है तो आपके पास दो चॉइस है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से अगर नाउन का सेंस देना है, नाउन का भाव देना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो आप इन्फिनिटिव रख दें या जीरंड रख दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि when to use infinitive and when to use gerund, क्लियर है? यस सर। हाँ सर, यस सर। सर थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि सबको। आप वॉल्यूम तेज करिए, अपना वॉल्यूम तेज करिए, तेज तो किया है। which one, ठीक है, इन्फिनिटिव या जीरंड, ठीक है, इन्फिनिटिव या
ये बात समझ में आ गई? तो एक सवाल ये उठता है। दूसरा, अगर जीरंड नहीं यूज करना है, नाउन नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से नाउन का भाव दे रहे हैं और जीरंड यूज नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटिव। पर इन्फिनिटिव में मामला फंसेगा कि इन्फिनिटिव दो तरह के हैं, एक विथ टू है, विदाउट टू है। ठीक है, तो फिर इश्यू है विच वन, ठीक है, विथ टू प्लस V1 इन्फिनिटिव और सिंपली इन्फिनिटिव विदाउट टू। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे, बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक। तो आप एक चीज को समझिए, सेंटेंस में आप चाहे इन्फिनिटिव यूज करें चाहे जीरंड यूज करें, दोनों तो बेसिकली क्या है? वर्ब है। पर वर्ब में ये फाइनाइट वर्ब है दोनों, या दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अगर और आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं लिख सकते हैं। तो इन एवरी सेंटेंस देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लिखेंगे ऑलरेडी उसमें एक फाइनाइट वर्ब मौजूद होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ब मौजूद होगा जिसको मैं फाइनाइट कह रहा हूँ। बुक में आपको वही मेन वर्ब मिलेगा, या वर्ब इन द मेन क्लॉज। ठीक है, तो ठीक है, तो जो सेंटेंस में मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कब इन्फिनिटिव यूज करेंगे, कब जीरंड यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड ही यूज होगा, इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा। ऑलराइट, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव तो यूज होगा लेकिन हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू यूज होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर, क्लियर है? तो वो कौन कौन से वर्ब हैं मैं उसका लिस्ट आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ये क्लास के बाद में भेज दूंगा। ठीक है, उसको घर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो कल मैं समझा के उसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, बोलो भाई। लेक्चर के दौरान चाहिए तो बताओ, मैं अभी भेज दूं, लेकिन 5 मिनट टाइम लगेगा। बाद में भेज सर, जब क्वेश्चन बाद में करना है तो फिर बाद में ही भेजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया पार्टिसिपल। या रुको, मैं भेज कर समझा देता हूँ, रुक जाओ। क्या हो गया? Save as print. दौड़ जा। देखिए, ये जो हमने एक लिस्ट भेजा आपको शायद अभी मिल गया होगा। देखिए,
मिला? यस सर। एक चीज तो है, कुछ लोग आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनके टेस्ट का चीज नहीं होता है तो वो चले जाते हैं, ठीक है? तो ये मैं अलाउ नहीं कर सकता। जिनको क्लास करना है वो शुरू से अंत तक करेंगे, वरना मुझे कल से अटेंडेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? और जो लोग बीच में क्विट करेंगे अगले दिन से उनको नहीं मौका मिलेगा क्लास ज्वाइन करने का। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी सर। ठीक है। इसमें कौन कौन गए हैं मैं देखूं जरा। दो लोग गए हैं। तो सुनिए, ये जो हमने आपको शीट भेजा है, इसका या तो आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जो लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा सा ही हम 15 मिनट में लिख सकते हैं, तो 15 मिनट ज्यादा का काम भी नहीं है, 10-15 मिनट में आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको लिखने या प्रिंट आउट लेने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो है कुछ ऐसे वर्ब हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उन जो फ्रीक्वेंटली वर्ब हैं उनको मैं टिक करा दूंगा, तो उसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, ओके? ताकि गाहे बगाए आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि वर्ड बेस्ड है, ठीक है? अब मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम में दिया है द फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय जीरेंड। अगर सेंटेंस में ये वर्ब मेन वर्ब है, मेन क्लॉज का वर्ब अगर यही है सेंटेंस में, इनमें से कोई एक, तो इसके बाद, ठीक है, अगर आपको इन्फिनिटिव और जीरेंड दो का ऑप्शन मिलता है तो आप जीरेंड लगाएंगे, इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई? जैसे अवॉइड, कंटिन्यू, एंजॉय, फिनिश, स्टॉप, कीप, माइंड, मिस, सजेस्ट, डिनाई, एडमिट, रिस्क, एक्सक्यूज, पोस्टपोन, ड्रेड, फेवर, फॉरगिव, एंटिसिपेट, डिले, डिटेस्ट, फैंसी, इमेजिन, एक्नॉलेज, प्रैक्टिस, हेट। प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, PRACTISE होगा, ठीक है? सही कर लीजिएगा। हेट, वर्थ, कम, गो, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो वो गलत है। इनके बाद हमेशा क्या लगेगा? सेंडिंग। इनके बाद का मतलब तुरंत बाद नहीं हो सकता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद भी आ सकता है, ठीक है? तो हमेशा जीरेंड ही आएगा, कभी इन्फिनिटिव नहीं आएगा। या फिर अकेला एक वर्ड का वर्ब ना आके वर्ब फ्रेज अगर आ गया है, ठीक है? वर्ब फ्रेज, तो इधर क्या ऑन द अदर है, जीरेंड इज यूज्ड, gerund is also used after the following phrasal expression। तो ये वर्ब फ्रेज है, जैसे इट इज नॉट यूज्ड। जी 15 नंबर पे ड्रीड क्या बोल रही हैं? ड्रेड, हाँ ड्रेड, ड्रेड ड्रेड ड्रेड, ठीक है। इट इज नो यूज, कांट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, इट इज नो गुड, कांट बेयर, कुडंट बेयर, कांट स्टैंड, गिव अप, गो ऑन, पुट ऑफ, कीप ऑन, लीव ऑफ, बस्ट आउट, पुट ऑन, ठीक है? तो इतने हैं, तो आप लोग इसको नोट करिए। अगर इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन सेंटेंस में आ गया, मेन क्लॉज का वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है, तो इसके बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगा, हमेशा जीरेंड ही आएगा। क्लियर है? कल हम इसमें जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो मैं टिक करा दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद इन्फिनिटिव का भी देख लेते हैं। सदानंद जी हैं? हाँ सर। अच्छा, कैसे कर ले? हाँ सदानंद जी, मैं ये कह रहा था अगर क्लास कंटिन्यू करना हो तो आप एडमिशन ले लीजिए ना। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। जी इधर देखिए, एक शीट और, अच्छा भेजा नहीं क्या अभी मैंने? ये इन्फिनिटिव का है ना? इसको भी आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा या फिर जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा। देखिए मिल गया, ओपन करिए,
यूज ऑफ इन्फिनिटिव हेडिंग है ना, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विदाउट टू ऑब्लिक बेयर इन्फिनिटिव, दोनों एक ही चीज है, बेयर इन्फिनिटिव पे चाहे इन्फिनिटिव विदाउट टू पे है। तो इसमें आपको टोटल मिलेंगे 5-6 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इस 6 पॉइंट में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फर्स्ट पॉइंट में जो आपके दिए गए हैं वर्ब, उससे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, ठीक है। लेट, मेक, बिड, बिहोल्ड, नोटिस, हेल्प, सी, हियर, वॉच, नो, फील, डेयर और नीड के बाद अगर नॉट आ गया तब आएगा, ठीक है। आप लोगों ने मॉडल में पढ़ा होगा। ओके, ये जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं मेन वर्ब से जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू के क्वेश्चन अधिकतर बने हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है बहुत अच्छा इसलिए है, इसको बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और बहुत कम लोगों को, जो कम पढ़ते तो कम याद भी हो पाता है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन दे देता है तो दिमाग में बात आ नहीं पाती, इनको भी देख लीजिए। इन्फिनिटिव विदाउट टू इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस के बाद जो है अगर ये वर्ब आ गए, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव वर्ब आ रहा है तो हमेशा विदाउट टू ही रहेगा, ठीक है। जैसे हैड, रादर, हैड बेटर, would rather, sooner than, rather than, had sooner, या केवल then, ठीक है। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल में एक दो मैं दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, यू हैड बेटर नॉट टू रिमेन हियर। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यू हैड बेटर नॉट टू रिमेन हियर, तो हैड बेटर मेन वर्ब आ गया, आगे टू रिमेन इन्फिनिटिव है और फुल इन्फिनिटिव दे दिया है, जबकि ऊपर ही आपको दिया है कि हैड बेटर के बाद यदि इन्फिनिटिव आता है, मतलब आएगा तो इन्फिनिटिव ही, पर वो कैसा आएगा, विदाउट टू, टू नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू गलत दिया है, टू को हटा, रिमेन के पहले जो टू दिया है वो नहीं रहेगा। हैड रादर के बाद जो वर्ब आएगा इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। तो आई हैड, सेकेंड क्वेश्चन, आई हैड टू टेक दिस देन दैट, तो टू टेक की जगह सिर्फ टेक होगा, टू गलत है, सब में टू जहां भी लगा उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से। इन्फिनिटिव विदाउट टू is used only when the principal, या प्रिंसिपल वर्ब का मतलब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से मत लीजिएगा, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज का जो मेन वर्ब होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज्ड ओनली व्हेन द प्रिंसिपल वर्ब is in active voice, active वॉइस, ठीक है। अगर जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, वो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तभी इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, ठीक है। वही वर्ड आ जाए, जो वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, जो प्रिंसिपल वर्ब आप लोग पढ़ रहे हैं, वही प्रिंसिपल वर्ब आ जाए, लेकिन वो पैसिव वॉइस में अगर प्रिंसिपल वर्ब रहेगा तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो विदाउट टू ना होकर के विथ टू होगा। इसीलिए साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है, इन्फिनिटिव विदाउट टू is used only when the principal verb is in active voice। कोई दिक्कत, इन्फिनिटिव विदाउट टू केवल तभी यूज होगा जब प्रिंसिपल वर्ब किसमें है, एक्टिव वॉइस में, यानी कि पैसिव में होगा तो विदाउट टू ना करके विथ टू आएगा। यही वजह है, ध्यान से समझिएगा, कि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक वैरायटी बनती है एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन में, कि एक्टिव वॉइस विथ इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर है उसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू वर्ब यूज हुआ है, तो उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो इन्फिनिटिव विदाउट टू था एक्टिव में, वो पैसिव में विथ टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। बच्चे इन सब चीजों का ध्यान नहीं दे पाते कई बार। ऑलराइट, आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट, ये देखिए, इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज्ड व्हेन बट is used as a preposition provided it is preceded by do form of the verb। आपने पढ़ा है कि but को हम एज ए कंजंक्शन भी यूज करते हैं, एज अ प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं,
तो बट अगर एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो बट के बाद यदि कोई इन्फिनिटिव आ जाए तो विदाउट टू होगा, लेकिन हमेशा नहीं। यदि बट के पहले डू फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू डज डिड, ठीक है, डू वर्ब के अलावा कोई और वर्ब दिया है बट के पहले, तो बट के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो विदाउट टू ना होकर के विथ टू होगा, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल में दिया है, फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी डिड नथिंग बट टू प्ले। बट के पहले डिड लगा है, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बट के बाद यहाँ पे टू प्ले ना होकर के सिर्फ प्ले होगा। द बॉयज डिड नथिंग बट टू लाफ, नथिंग सॉरी बट है, बट के पहले डिड लगा है, ठीक है, तो आगे जो है टू लाफ ना होकर के सिर्फ लाफ होगा। वही बट यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन बट के पहले जो वर्ब है वो डू फॉर्म ऑफ द वर्ब ही वांट वर्ब है, डू डज डिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टू ऑन जो इन्फिनिटिव है वो बिल्कुल सही है। ओके, ठीक। आगे, इन्फिनिटिव विथ टू इज यूज्ड आफ्टर बट, नोट में इन्फिनिटिव विथ टू इज यूज्ड आफ्टर बट when but is preceded by some other verb other than do does did, साफ साफ बोल दिया गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, when two or more infinitives are joined, यहाँ पे सीधी सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि जैसे किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी सेंटेंस में अगर वर्ब अंडरस्टूड है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी सेंटेंस में कहीं पे नाउन अंडरस्टूड है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाजुला के सेंटेंस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का सेंस अंडरस्टूड है तो उसको एक्सक्लूसिवली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, when two or more infinitives are joined by and or except but than like as then, the two is retained with the infinitive coming before and the two is left out from the infinitive coming after these words। कुल मिलाजुला के यदि किसी प्रीपोजिशन या किसी कंजंक्शन के माध्यम से दो इन्फिनिटिव जोड़े गए हैं, इन्फिनिटिव 2 + v1, दो इन्फिनिटिव जोड़े गए हैं, ठीक है, तो पहला जो इन्फिनिटिव होगा उसमें टू लगेगा, उसके बाद जितने भी इन्फिनिटिव आएंगे उसमें टू नहीं रहेगा, केवल v1 रहेगा। ये बात समझ, क्योंकि टू अंडरस्टूड होता है वहां पे। ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पॉइंट नंबर 6, द टू इज लेफ्ट आउट आफ्टर y एंड y नॉट। अक्सर हम लोग y के बाद या y नॉट के बाद टू लगा देते हैं, ठीक है। जैसे y टू पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन, तो y के बाद जब भी इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है, तो विदाउट टू रहेगा, तो यहाँ पे टू का एरर है, टू काट दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड, y नॉट टू गो टू अ गुड टीचर, तो y के बाद जो टू गो है, इन्फिनिटिव आ गया, फुल इन्फिनिटिव, तो वहां पे टू नहीं रहेगा। ओके, इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। ऑलराइट, तो हो सकता है कल दिन में हम आप लोगों को एक्सरसाइज भेज दें इसका, इन्फिनिटिव का और जीरेंट का, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कुछ ना पढ़ने लायक है ना बताने लायक। ओके, ठीक है। ओके सर। यस सर। देन पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल होता है, एक्चुअली पार्टिसिपल है क्या, पार्टिसिपल लिखा कैसे जाता है, ठीक है। आपने देखा है कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वी प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा जाएगा, या पास्ट पार्टिसिपल है तो ईडी या ईएन के फॉर्म में या टी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, या परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो दरअसल ये जो होता है पार्टिसिपल, बेसिकली पार्टिसिपल जब आप पढ़ रहे हैं या जीरंड जब आप पढ़ रहे हैं, तो जीरंड आप नाउन में पढ़ रहे हैं कि वर्ब में पढ़ रहे हैं? वर्ब में। तो बेसिकली ये वर्ब होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि आई सॉ अ रिंगिंग मोबाइल, तो आप लोग को पता है कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी वर्ड्स एक दूसरे के साथ या किसी न किसी दूसरे वर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करता है या तालमेल बिठाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें पार्सिंग की बात अगर करें कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो आई प्रोनाउन है, सॉ क्या है, वर्ब है,
और क्या है? आर्टिकल है, मोबाइल क्या है? नाउन है। ठीक है, अब बात ही आ गई रिंगिंग की। ठीक है, तो रिंगिंग किसके बारे में बता रहा है? सॉ के बारे में, सॉ रिंगिंग या मोबाइल रिंगिंग या आई रिंगिंग? मोबाइल रिंगिंग। तो कुल मिला जुला करके रिंग, देखिए ध्यान से, जब आपने रिंगिंग लिखा होगा तो पहले आपने रिंग लिखा होगा ना, तो रिंग यानी बजना। ठीक है, तो बजना तो एक वर्ब है ना, और उसमें फिर आपने आईएनजी जोड़ करके फोर्थ फॉर्म बनाया होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आईएनजी आपने किस में जोड़ा? वर्ब में। तो बेसिकली कहां से आया? वर्ब से। तो इनिशियली, अब बजना तो एक काम है, तो ये बता तो एक कार्य को रहा है। This verb in itself, this word in itself is behaving, yeah, denoting this word in itself is denoting an action. Therefore, it is a verb. All right. And at the same time, this word is qualifying a noun, and we have studied that any word that qualifies a noun in itself becomes an adjective. हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर, वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है रिंगिंग एक कार्य बता रहा है, कार्य दर्शा रहा है, तो वर्ब हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये रिंगिंग किसका? रिंगिंग मोबाइल का रिंगिंग। साथ ही साथ ये मोबाइल यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और आपने पढ़ा है कि कोई भी वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसी को हम क्या कह देंगे? वर्ब एडजेक्टिव या वर्बल एडजेक्टिव? वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल होता है, कोई भी पार्टिसिपल, एनी पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव। ओके, ठीक है। वर्बल एडजेक्टिव इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के जैसा काम करता है। ठीक है, एक कार्य को दर्शा रहे तो वर्ब हो गया, साथ ही साथ नाउन को क्वालिफाई कर रहे तो एडजेक्टिव हो गया, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो कोई भी पार्टिसिपल, एनी पार्टिसिपल एनी पार्टिसिपल, ठीक है, इज अ वर्बल एडजेक्टिव। तो जो भी पार्टिसिपल होता है वो बेसिकली होता तो वर्ब है, लेकिन काम करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। कई बार बच्चे कह देते हैं कि पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव होता है ना, पार्टिसिपल वर्ब होता है। पार्टिसिपल टर्म जो है, पार्टिसिपल टर्मिनोलॉजी जो है, आप वर्ब चैप्टर में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं? वर्ब चैप्टर। वर्ब चैप्टर में। क्लियर? ठीक है, तो पार्टिसिपल बेसिकली वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है इसलिए एडजेक्टिव का काम कर जाता है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के फीचर पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं। किसका? वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। ये प्योर एडजेक्टिव नहीं होता है। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। नो सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो एक रफ आइडिया आपको मिल गया। पार्टिसिपल क्या होता है? बोले वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव मतलब वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। दोनों का काम कैसे करता है ये बात पता चले। एक आप लोगों को बच्चे कई बार पूछ सकते हैं कि सर जो V प्लस आईएनजी वर्ड होता है, V प्लस आईएनजी, तो जो V प्लस आईएनजी वर्ड होता है वो अपने आप में जीरंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अगर कहीं पे V प्लस आईएनजी लिखा है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, एनी पार्टिसिपल, अगर वो पार्टिसिपल है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और जीरंड है तो जीरंड बेसिकली इज नॉट अ नाउन, जीरंड बेसिकली इज अ वर्ब। ठीक है, इट फंक्शंस एज अ नाउन। इसके अंदर दोनों फीचर पाए जाते हैं, वर्ब और
नाउन के। इसके अंदर दोनों फीचर पाए जाते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव के। ये बात समझ में, इसलिए इसको क्या देते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फंक्शंस एज नाउन। लेकिन सिर्फ नाउन की तरफ फंक्शन नहीं करता है। 4 दिन बाद आके हमें ना पूछ लीजिएगा सर आपने लिखा तो था, ठीक है, ये बात हो चुकी है ना कि जीरंड बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता है लेकिन कार्य नाउन के जैसा करता है, ठीक है। उसी तरह से ये बात क्लियर है ना? फंक्शंस एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो कहीं पे V प्लस आईएनजी सेंटेंस में लिखा गया है और आपसे किसने पूछ लिया कि बताओ जीरंड है कि पार्टिसिपल है, तो आप कैसे बताएंगे? बड़े सिंपल सी बात है कि V प्लस आईएनजी रूप वाला वर्ड, फॉर्म वाला वर्ड अगर नाउन का काम कर रहा है तो जीरंड हो जाएगा, और एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? बोले कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो किसी नाउन को जरूर क्वालिफाई करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की खास बात यही होती है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। एनी डाउट? बोलो भाई। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जांपल, रिंगिंग of mobile irritates me, ठीक है, ओके। Kids like ringing mobiles, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिंगिंग है, यहाँ भी रिंगिंग है। अब किससे पूछ लिया कि बताओ दोनों जीरंड है, दोनों पार्टिसिपल है, या इनमें से कोई जीरंड है कोई पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंगिंग क्या है, जीरंड सर। जीरंड। क्यों जीरंड है सर? जीरंड क्यों जीरंड है सर? वर्किंग एज अगर नाउन वर्क कर रहा है। कैसे पता चला, वर्किंग एज अ नाउन? कैसे पता चला वर्किंग एज अ नाउन या फंक्शनिंग एज? सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट? तो यार सीधा बात किया करिए भाई साहब। गुरुदेव आप तो अब टीचर हो गए हैं, एक लाइन में ऐसा बोलिए कि बच्चा आपका एक बार में समझ जाए ना। ये फाइनाइट वर्ब है, सीधा आपको कहना चाहिए सर ये फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है ना। Our subject is always a naming word. Naming word is noun. Yes or not? Yes. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरंड। दूसरी चीज देख लीजिए, इसके अगल बगल कहीं एडजेक्टिव नहीं है जिसको क्वालिफाई कर रहा हूं, हाँ या ना, तो साफ ये नाउन का ही काम करे, इसलिए जीरंड हो गया, ठीक। दूसरी चीज, किड्स लाइक मोबाइल्स, रिंगिंग मोबाइल्स। बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, रिंगिंग या मोबाइल्स? मोबाइल सर। मोबाइल्स, ठीक है। तो मोबाइल तो यहाँ पे नाउन हो गया। अभी रिंगिंग क्या है, जीरंड है? एडजेक्टिव नहीं है, पार्टिसिपल है। ये क्या हो जाएगा, तो ये नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। एनी डाउट? ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है कि इतना तो पता है यार, जीरंड और पार्टिसिपल ना, देखिए जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। इनमें से कोई एक जो है वो नाउन होता है, कोई एक एडजेक्टिव होता है। एग्जाम में हमको इतनी बात याद है, पर ये बात हमको दिमाग से स्लिप कर गई कि इनमें से कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव, वो स्लिप कर सकता है दिमाग से, हाँ या ना? यस। तो जिसमें एन लगा है, एन वाला ही क्या काम करेगा, नाउन का। आपको इतना पता ही है कि एक नाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो एन वाला नाउन का काम किया तो दूसरा किसका काम करेगा,
एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव पे काम करेगा वो पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर है? तो पार्टिसिपल क्या होता है ये चीज क्लियर हो गई। जीरंड क्या होता है ये बात क्लियर हो गई। कहीं अगर आपको अंडरलाइन करके सेंटेंस में दे दिया कि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बताइए पार्टिसिपल है, ये जीरंड है, तो उसको पहचान लेंगे। यस सर। ठीक है। और जिनको अगर शुरुआत के लेक्चर्स याद हो तो सीधी सी बात, अगर जीरंड है तो किसका काम करेगा? नाउन का। और कोई भी वर्ड अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन की जगह पे रहेगा। और नाउन की 5 जगह होती हैं, ओरली चेक कर लीजिएगा कि नाउन की जगह पे है कि नहीं। अगर नाउन की जगह पे है तो डेफिनेटली वो जीरंड है, और नाउन की जगह पे नहीं है तो वो जीरंड नहीं है। तो आईएनजी रूप का वर्ब अगर नाउन की जगह पे नहीं है तो जीरंड नहीं है। आईएनजी रूप का वर्ब अगर जीरंड नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? पार्टिसिपल सर। ओके, आगे चलें। देखिए, अब यहीं से आपका शुरू हो जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग या बनाना। ठीक है, बनाना हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला नहीं, मेकिंग, बनाना। ठीक है। तो सिंथेसिस में आपने देखा होगा कि दो शब्दों को, सॉरी, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कर देते हैं। ये बात आप लोग को पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, आई सॉ अ स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा, अब मैं द स्टूडेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टूडेंट नाउन रिपीट हो गया, इसी के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामेटिकली। ही वाज वर्किंग हार्ड। ये दो सेंटेंस है, बोलिए। यस सर। किसी ने कहा कि सिंथेसाइज दिस टू सेंटेंसेस इनटू वन। ठीक है, तो जब दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक में बनाएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी है। क्या? कि जब दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाएंगे तो पहली पॉसिबिलिटी जो एक सेंटेंस मिलेगा वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। यस। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कहाँ अचानक जो है सिंथेसिस पे उतार रहा है? नो सर। हाँ, लगना भी नहीं चाहिए। इसी का पार्ट है वो। क्यों भाई सर्वेश? हाँ सर। सही जा रहा है ना? सही है सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कि लंबा उछाल मार दिया मैंने? नहीं सही तो पार्ट आता। ठीक है, तो जब दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी है। दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाएंगे तो वो एक सेंटेंस अपने आप में सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। क्लियर है? तो सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? बोले सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। जो कंपाउंड सेंटेंस होगा, टू इक्वल क्लॉजेस, टू क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है, दो क्लॉज होगा इक्वल रैंक का मतलब कोई किसी का अधीनस्थ नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और यहां पे वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर।
एक से अधिक भी हो सकता है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब आज हमसे कोई ये तो नहीं पूछने वाला सर कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ, ये शुरुआत में ये जब रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक पूरा डिटेल हमने बताया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, राइट? यस सर। ठीक है, अब हम इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 कि आई सॉ अ स्टूडेंट, आई सॉ अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड ही was working hard। आज के इस पेज का फोटो खींच के और रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, नहीं बाद में आप लोग कहेंगे सर सिंथेसिस कहाँ आपने पढ़ाया था। ठीक है, मैं सिंथेसिस एक्चुअली पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। सिंथेसिस के प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ रहा है आपको पार्टिसिपल समझाने के लिए कि एक्चुअली पार्टिसिपल क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन पार्टिसिपल का प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, पार्टिसिपल को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो पार्टिसिपल का इस्तेमाल सिंथेसिस में ही किया जाता है। ओके, यस सर। हाँ, तो आई सॉ अ स्टूडेंट एंड ही वाज वर्किंग हार्ड, ये 2 सेंटेंस है कि एक सेंटेंस है? एक है ना। अब ध्यान से देखिए, एक ही सेंटेंस का ये एक हिस्सा निकल गया, उसी सेंटेंस का ये एक हिस्सा निकल गया। अब ध्यान से देखिए जरा, ऊपर जो हमने एक सेंटेंस लिखा था ये सेंटेंस है कि सेंटेंस का पार्ट है? सेंटेंस दूसरा वाला सेंटेंस है कि सेंटेंस का कोई पार्ट है? सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब दोनों ही सिंपल सेंटेंस, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बनाएंगे तो अदरवाइज जो ये सेंटेंस था, अब ये सेंटेंस अपने आप में नहीं रहा। आई सॉ आई स्टूडेंट इतना ही नहीं लिखा गया, बल्कि यहाँ से आई से लेकर के हार्ड तक लिखा गया है। आई सॉ आई स्टूडेंट एंड ही वाज वर्किंग हार्ड, इतना पूरा सेंटेंस हो गया। तो अब जो ये पूरा सेंटेंस लिखा गया, इस पूरे सेंटेंस का ये एक हिस्सा है, इस पूरे सेंटेंस का ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो एक पूरे से सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसमें एक फाइनाइट वर्ब, सॉरी एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, एक पूरे से सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, उसी हिस्से को हम इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज कहते हैं। एनी डाउट? नो सर। तो आप इस चीज को समझिए, इसी यहाँ पे हम इसको क्लॉज कह रहे हैं और इसी को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो एनी कंप्लीट सेंटेंस, ध्यान सुनिए, एनी कंप्लीट सेंटेंस, एनी इंडिविजुअल सेंटेंस या एनी इंडिपेंडेंट सेंटेंस व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। अब ये सेंटेंस नहीं रहा, ये क्लॉज हो गया। इसी को सेंटेंस के इस पूरे सेंटेंस से बाहर निकाल के लिख देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। और ये भी क्या है, पूरे से सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। ऑलराइट, अब ये बताइए कि ये जो क्लॉज है अपना भाव अपने आप में पूरा कर पा रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। जो दूसरा क्लॉज है ये अपने आप में भाव पूरा कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। कर रहा है। तो दोनों ही क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या रेन मार्टिन की भाषा में बात करें तो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है,
दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज या दो मेन क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस समझ में आ गया? जी सर। यस सर। मतलब ये कंप्लीट नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि ये सिंथेसिस इसी को कहते हैं। ये सिंथेसिस का एक पार्ट है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है? ये कंप्लीट सिंथेसिस नहीं, और भी आएगा, ठीक है? तो दो सेंटेंस को जोड़ करके आपने एक कर दिया। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ करके एक करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो हमको अभी कंपाउंड मिल गया, ठीक है? कॉम्प्लेक्स भी देख लेते हैं। I saw a student who was working hard। ठीक है, ये मतलब सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये बताइए, आई सॉ अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है, ये एक बड़े से सेंटेंस का एक हिस्सा है, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। और जो पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस है, तो आई सॉ अ स्टूडेंट, इसमें एक सब्जेक्ट और एक पूरा प्रेडिकेट है। तो एक बड़े से सेंटेंस का इतना सा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, और वो अपना भाव भी पूरा कर रहा है, तो उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे कि नहीं? यस सर। यस। एक क्लॉज तो ये मिल गया। दूसरा क्या है? हु वाज वर्किंग हार्ड। हु मतलब जो कठिन परिश्रम कर रहा था। जो कौन? इस क्लॉज को देख के पता चल रहा है कि जो कौन, जो किसके बारे में बात हो रही, पता चल रहा है? सब्जेक्ट पर्टिकुलराइज हो रहा है? नो सर। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम पूछें कि हु वाज वर्किंग हार्ड, जो ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब कुल मिला के यहाँ प्रेडिकेट है और इसका ये सब्जेक्ट भी है। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद भी क्या ये भाव पूरा कर रहा है? नो सर। तो एक ऐसा क्लॉज जिसका भाव पूरा न होता हो, उसी हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट। ठीक है? और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका ये नहीं कि उसमें हु होगा, व्हिच होगा, दैट होगा ना। कई बार इसमें हु, व्हिच, दैट होगा ही नहीं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो डेफिनेशन है, किसी भी किताब में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के डेफिनेशन में ये नहीं मिलेगा कि एक ऐसा क्लॉज जिसमें हु हो, व्हिच हो, दैट हो, व्हाट हो, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, ये ना। तो ऐसे देखिए, ऊपर दो सेंटेंस लिखे गए थे, ये दो सेंटेंस मिल करके जितना भाव दे रहे थे, उतना ही भाव ये अकेला सेंटेंस दे रहा है या उससे कम दे रहा है? उतना ही दे रहा है। उतना ही भाव दे रहा है। क्लियर है? यानी कि हमने ऊपर वाले दो सेंटेंसेस को सही ढंग से जोड़ दिया है, क्योंकि दो सेंटेंस मिलकर के जितना भाव दे रहे थे, उतना ये अकेला भाव दे रहा है। पर ये सेंटेंस अकेला भाव तो दे रहा है। इसमें क्लॉज कितने हैं? दो, जिसमें कि एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम कैसा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपने दो सेंटेंस को जोड़ करके एक बार कंपाउंड बना दिया, दो को जोड़ करके एक बार कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जोड़ने को या बनाने को ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। ऑलराइट, अब एक बचा है पहला वाला, क्या बोले? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, देखिए ध्यान से। आई सॉ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। स्टूडेंट ना।
वर्किंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये नाउन की जगह पे नहीं, इसलिए जीरंड नहीं होगा। साफ साफ दिखा रहा है कि हार्ड वर्किंग कौन था? स्टूडेंट। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कुल मिला जुला के पार्टिसिपल है कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर? इसका पूरा भाग? हाँ बोलिए सर, वर्किंग हार्ड होगा या हार्ड वर्किंग होगा सर? सॉरी क्या मैं बोला तो सही था, लिख दिया उल्टा। आई सॉ अ हार्ड नहीं, ठीक है। सर वहाँ वर्किंग हार्ड होगा कि हार्ड वर्किंग होगा? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी तो है ना। नहीं, उसमें जो आप लिखा है ना, उसमें वर्किंग हार्ड लिखा है। तो यहाँ तो वर्किंग हार्ड होगा ही। जी सर। यह कहाँ बाद में नाउन आ रहा है? अच्छा सर, है ना? ठीक है जी सर। जी सर, ऐसे देख लीजिए, सुनिए ऐसे देख लीजिए। वर्किंग हार्ड का क्या आप हिंदी में हम समझाइए। ये अंग्रेजी में एक भाव दे रहा है, तो ये अंग्रेजी में जो भाव दे रहा है, इसी भाव को हम हिंदी में रूपांतरित कर सकते हैं कि नहीं मनोज जी? जी सर। तो वर्किंग हार्ड का क्या भाव समझिए, बताइए, जल्दी बताइए। कठिन परिश्रम करता हुआ। हाँ, कठिन परिश्रम करता हुआ। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि कोई ऐसा है जो कठिन परिश्रम कर रहा था। हाँ या ना? जी सर। तो अब मैं फिर एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। कठिन परिश्रम कौन कर रहा था? स्टूडेंट। ही, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कठिन परिश्रम कौन कर रहा था? ही कर रहा था। और ही किसको रेफर कर रहा है? स्टूडेंट को। एकदम क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो ये फाइनाइट, ये मेन फाइनाइट वर्ब है, तो हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है ना। तो देखने का काम स्टूडेंट ने किया नहीं किया? देखने का काम तो आई ने किया ना। लेकिन कठिन परिश्रम कौन कर रहा था? स्टूडेंट कर रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको लगाना पड़ेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, अब कुल मिला के हम ये आपसे ही पूछना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस, आई सॉ स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट को देखा, ही वाज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा था। तो वहां पे दो सेंटेंस मिल करके जो भाव दे रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही भाव, जितना दो सेंटेंस मिल करके भाव दे रहे हैं, एग्जैक्टली उतना ही भाव एक सेंटेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, बस ये बता दीजिए। जी सर, दे रहा है। सर दे रहा है ना। तो क्या कह रहा है? आई सॉ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो आई सॉ किसको देखा? स्टूडेंट को देखा। हाँ या ना? और स्टूडेंट कैसा था? हार्ड वर्किंग था। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ में आया? सर आगे। ठीक सर। नहीं, ये लोग जो मनोज है, तेजू है, ये लोग बोले। तंजीला समझ में आ गया। इसको आपको एक और तरीका बताओ, ध्यान से देखिए। जब आप वर्ब लिखते हैं तो V1 5 फॉर्म होते हैं ना वर्ब के, बोलो भाई। यस सर। V5 आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि V3 और V4 एक कैसा होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। हाँ या ना? और V1, V2, V3 कैसा होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। यस और नॉट? ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब होने का मतलब है कि उसका सब्जेक्ट होगा, नंबर होगा, टेंस होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब ना, तो वर्ब तो कार्य दर्शाता ही है। तो V2, V3 और V4 भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, पर कार्य तो दर्शाएगा। अंतर बस इतना ही है कि उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, उसका नंबर नहीं होगा, उसका टेंस नहीं होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसी सेंटेंस को लेके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। I saw a hard working। अगर हम आपसे रफली पूछ लें कि वर्किंग एक वर्ब है, वर्किंग जो वर्ब है ये किस फॉर्म का वर्ब है? V1, V2, V3, V4, V5 कैसा वर्ब है? V4।
V4 ना, तो V4 वर्ब है, तो V4 वर्ब बना किससे होगा? V1 से ना। तो अगर आप V1 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वर्क लिखते हैं कि नहीं? और उसी का V5 अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वर्किंग लिखते हैं। बोलो भाई, है ना? तो जब आपने वर्किंग लिखा तो क्या किया? कुछ नहीं किया। बोले V1 रूप के वर्ब में आपने ING लगा करके उसका रूप बदल दिया, उसका फॉर्म बदल दिया, है ना? तो यहाँ पे वर्किंग जो लिखा है ये क्या है? V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पर ये बना किससे होगा? V1 से, हाँ या ना? बोलो भाई, ठीक है। तो वर्किंग कार्य करना एक एक्शन है कि नहीं? कार्य करना एक काम है कि नहीं? वर्किंग काम को दर्शा रहा है कि नहीं? बोलो भाई। तो इस काम को कोई ना कोई कर रहा होगा, हाँ या ना? यस ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दो। नॉन फाइनाइट वर्ब को किस में चेंज कर दो? फाइनाइट वर्ब में। तो जब फाइनाइट वर्ब में चेंज करेंगे तो इसको वर्क करेंगे कि नहीं? वर्क तो प्रेजेंट टेंस का होगा, लेकिन यहाँ पे काम कब हो रहा था? पास्ट में। बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? वाज वर्किंग कर देंगे, हाँ या ना? यस सर तो हु वाज वर्किंग? कौन काम कर रहा था? स्टूडेंट कैसा काम कर रहा था? हार्ड आपका दूसरा सेंटेंस एज इट इज मिल गया कि नहीं? सर यस यस सर ठीक है। तो एक ये भी कई बार आता है कि जो, अच्छा खैर वो मैं इसमें सिंपल सेंटेंस की पहले ये समझिए, ठीक है। क्योंकि दो बना दिया, कंपाउंड बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये जोड़ दिया हमने। कुल मिला के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनिशियली दो अलग अलग सेंटेंस जो लिखे गए थे वो दो अलग अलग सेंटेंस का जो भाव आ रहा था उन दोनों का भाव इस एक सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए। आ रहे सर बोलो भाई। मैंने देखा, किसको देखा? स्टूडेंट को देखा। कैसा स्टूडेंट? कठिन परिश्रम करता हुआ, ठीक है। दोनों का भाव आ रहा है, ओके। एक बात ये होगी। अब इसमें कितने फाइनाइट वर्ब हैं? एक वर्ब है, एक ये वर्ब है। तो ये तो नॉन फाइनाइट हो गया, ये कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल एनी डाउट? इसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। दो या दो से अधिक अलग अलग सेंटेंस आपको दिए गए हों तो उन सब को मिलाकर के एक बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर क्लियर है? ओके। अब इस पे थोड़ा चर्चा आगे, जो आपका ये रह गया ना पार्टिसिपल, ना पार्टिसिपल पे एक और चर्चा करेंगे। अभी रुक जाओ, असली बात अभी इसमें बताना बाकी रह गया, ठीक है। अब ऐसे समझिए, आप लोगों का एक टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना? यस सर तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एडजेक्टिव की डिग्री बदलने को आता है और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। अब जैसे बताइए, ये एक सेंटेंस है, ये सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है। अब किसी ने कहा कि ट्रांसफॉर्म दिस सिंपल सेंटेंस, इस सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके कॉम्प्लेक्स बना दो। तो जितना भाव इस सेंटेंस का आ रहा है वही भाव इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इस कंपाउंड सेंटेंस का भी आ रहा है, या कम ज्यादा आ रहा है? पूरा आ रहा है सर, वैसे ही। यस एवरीवन, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कंपाउंड, ये कंपाउंड से सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या सिंपल्स आपस में रूप बदलने को ही क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस का प्रारूप, सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज होता है, सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, पर सेंटेंस का भाव चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आई?
ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस को एक में मिलाना, एक कर देना सिंथेसिस है। ठीक है, और एक ही बात को अलग अलग प्रकार से बताना, और इस प्रकार से बताना कि भाव में कोई अंतर ना है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो डायरेक्ट में एक सेंटेंस मिलता है, उसी को आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो सेंटेंस का डायरेक्ट में भाव होता है उससे अलग भाव इनडायरेक्ट में होता है क्या? नो सर। नो सर। तो वो किस में आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, एक्टिव में एक सेंटेंस मिला, आप उसको पैसिव में चेंज कर देते हैं, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, पर जो एक्टिव वाले सेंटेंस का भाव होता है उससे अलग भाव पैसिव में आता है क्या? वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सिंथेसिस जो है हम इसके पार्टिसिपल के माध्यम से भी हम सिंथेसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जैसे जैसे the student saw his teacher, स्टूडेंट ने अपने छात्र को देखा, एक सेंटेंस। दूसरा, he wished him, दो सेंटेंस है। अब इसको हम सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, हो जाएगा ना? कंपाउंड, पहले कंपाउंड बनाए तो द स्टूडेंट सॉ हिज टीचर एंड विज्ड हिम, या एंड ही विज्ड हिम, हो जाएगा? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स, द स्टूडेंट विज्ड हिज टीचर व्हेन ही सॉ हिम, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जो तीसरा बचेगा क्या है? अब एक बात बताइए, विश कब किया, प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट। और देखा कब? पास्ट में ना। तो देख क्या, मैं इसको लिखने जा रहा हूं। ठीक है, सीइंग इज टीचर द स्टूडेंट विज्ड हिम। ठीक है, सीइंग द टीचर कॉमा द स्टूडेंट विज्ड हिम, एक सेंटेंस है। अब ये बताइए, इस एक सेंटेंस का भाव, ये दो सेंटेंस, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस जो लिखे गए हैं, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस जितना भाव दे रहे हैं उससे कम भाव दे रहा है क्या ये एक सेंटेंस? उतना पूरा दे रहा है। पर इस एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितने हैं? एक फाइनाइट वर्ब, जस्ट ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस हो गया। ये बात समझ में? अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे सीइंग है कि नहीं। अब किसी ने पूछ दिया कि ये सीइंग जो है पार्टिसिपल है या जीरेंड है, बताओ क्या है? तो ये जीरेंड तब होता जब नाउन का काम करता, और नाउन का काम करता तो नाउन की जगह पे होता, और नाउन की जगह कौन हो सकती है? फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट। ये फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या केस इन पोजिशन, उनमें से कुछ नहीं है। कुल मिलाजुला के नाउन की जगह पे नहीं, इसलिए ये नाउन या जीरेंड नहीं है। जब ये नाउन या जीरेंड नहीं है तो बचा क्या? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बचा। और जो पार्टिसिपल होता है बेसिकली वो वर्ब होता है, लेकिन काम किसके तरह करता है?
और किसी भी वर्ड को ध्यान से समझिएगा, किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव कब कहेंगे? जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो सीइंग जो है, ऐसा लग रहा है कि सीइंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? टीचर को। जबकि सीइंग एक एक्शन है ना, देखने का काम हुआ था ना, बोलो भाई। तो देखने का काम टीचर ने किया था कि देखने का काम स्टूडेंट ने किया था? स्टूडेंट ने किया था, ठीक है। तो ये सीइंग जो है, इस नाउन को टीचर जो नाउन है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? स्टूडेंट को। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान सुनिए। चूंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तरह बिहेव करता है, और कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को जरूर क्वालिफाई करेगा, राइट? तो पार्टिसिपल जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, उसी नाउन को पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ सर नाउन रेफरेंस ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है सर। पार्टिसिपल जिस नाउन को क्वालिफाई, भाई पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ना, और कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो पार्टिसिपल जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, उसी नाउन को पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपल। एनी डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। बोलो। ओके। अब बच्चों को एक दिक्कत ये आती है कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कैसे पता करें। हमको तो लग रहा था कि टीचर ही इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या कि पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म का वर्ब होता है। अब वो आईएनजी फॉर्म का वर्ब हो चाहे किसी फॉर्म का वर्ब हो, वर्ब है तो एक कार्य दर्शाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए, प्रैक्टिकली एक एक्शन बता रहा है कि नहीं? तो आप इसको लॉजिकली, होल्ड ऑन, आप इसको लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझिएगा कि पार्टिसिपल जिस एक्शन को बता रहा है, उस एक्शन को, उस कार्य को सेंटेंस में किया किसने है। तो ये पार्टिसिपल जिस एक्शन को दर्शा रहा है, इस एक्शन को टीचर ने किया है या स्टूडेंट ने किया है? स्टूडेंट। तो पार्टिसिपल जिस एक्शन को बताता है, उस एक्शन को जो भी परफॉर्म करता है, उसी को इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एनी डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। क्लियर है? तो आज यहीं पे क्लास छोड़ते हैं, आगे कल इसको डिटेल में बताएं। कल हम यही टॉपिक लेंगे, पार्टिसिपल को कल कंप्लीट करना है मुझे। कंप्लीट मतलब इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिसिपल के बड़ा मुश्किल से, अगर आप लोग के टीसी पीएचडी के 4-5 एग्जाम हो गए तो 4-5 एग्जाम में शायद एक आध क्वेश्चन पूछा होगा, मुझे लगता नहीं कि पूछा होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। उसी को कहते हैं डैंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल। डैंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल का क्या मतलब है कि सेंटेंस में पार्टिसिपल तो यूज कर देगा, लेकिन चूंकि पार्टिसिपल किसी किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो पार्टिसिपल एक्चुअली जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन सेंटेंस में दिया ही नहीं होता है। और जब वो नाउन दिया ही नहीं है तो सेंटेंस में वो पार्टिसिपल आने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल जब भी आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव सेंटेंस में तभी आ सकता है जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। ये बात समझ में आई? तो फिर आपको कल ये भी बता देंगे कब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे और कब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक है। कब एक्टिव का पार्टिसिपल यूज करेंगे, कब पैसिव का पार्टिसिपल यूज करेंगे। ऑलराइट? ठीक है, चलिए। अब कल भी हो सकता है कि हम आज या कल आपको 1-2 पैसेज भेज दें, पर कल हम पैसेज कराएंगे नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि बहुत ही इंटेंस टॉपिक है। तो लेट अस गेट थ्रू दिस टॉपिक फर्स्ट, ओके। ऐसे हम भेजेंगे, आप लोग घर पे करते रहिएगा। और कल मैं सबसे हालचाल लेता हूँ भाई, ये